कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज लोकसभा के अंदर चर्चा चल रही है महिला आरक्षण विधेयक के ऊपर। सोनिया गांधी बोल चुकी हैं। इसके अलावा आप खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह वो 4 बजे के आसपास जवाब दे सकते हैं। और जितने टेक्निकल पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं कि क्यों आखिर इस महिला विधेयक के साथ जो है सेंसस की प्रक्रिया और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जोड़ दी गई है, क्यों नहीं इसको सीधे 2024 से लागू कर दिया गया है, तो इन तमाम बिंदुओं पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब जो है आ सकता है। विजय जी, एक सवाल मैं आपसे भी और बाकी दोनों हमारे साथियों से और लेना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि सरकार को लग रहा है कि ये जो शगुफे वाली मैसेजिंग या संदेश विपक्ष जो है देना चाह रहा है कि भाई अभी तो कुछ मिलने जा नहीं रहा है आपको, तो इसलिए जुमला है, तमाशा है, चुनाव के लिए लाया गया है, ये कहीं काम ना कर जाए, ये कहीं कोई आपको चिंता नजर आती है क्या? सरकार को चिंता नहीं है, लेकिन विपक्ष की चिंता ये है कि ये कहीं काम ना कर जाए। इसको मैं देख रहा हूँ। बिल काम ना कर जाए, बिल काम ना कर जाए, सरकार के फायदे का ना हो जाए, ये चिंता विपक्ष को ज्यादा है। सरकार के लिए काम हाँ, मतलब वही बात है कि काम कर जाए। ये चिंता ज़्यादा है विपक्ष को, लेकिन उनकी जो चिंताएं हैं वो वाजिब भी है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कह सकते। और हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने वोटर्स को, अपना जो भी क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करती है, तो उनकी चिंताएं जाहिर करना भी, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम सरकार के साथ ही सब लोग बैठें। और फिर मैंने जैसे जिक्र किया कि पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब लीडरशिप ने एक गाइडलाइन दे दी है तो उस रास्ते पर चलना। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है, मैं ओबीसी के रिजर्वेशन के पक्ष में हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा काम जब हो रहा हो तो कोई वो बड़ा काम, एक ऐतिहासिक काम जो पूरी 50% आबादी के लिए बदलने वाला हो, तस्वीर बदलने वाला हो, उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, उनको कभी कभी इग्नोर कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। यदि ये ले आए और मान लीजिए ये बिल रुक गया, आज फिर रुक गया, फिर क्या होगा कि ये बिल आएगा ही नहीं 2024 के चुनाव से पहले, ये पास नहीं होगा, फिर अटक जाएगा, फिर सरकार आएगी, किसकी सरकार आएगी, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और फिर वही उस बिल को कब लाएंगे, फिर वो कहेंगे 26 के बाद ही जब होगा, तो वो अटक जाएगा। एक बार ये हो गया तो इसको कोई नहीं बदल सकता। मैं ये बार बार इस बात का जोर दे रहा हूँ कि आपको पसंद हो 50% आबादी को एक 33% हिस्सा मिल जाएगा। नहीं, ये बात समझ में आई और यही शायद मजबूरी विपक्ष की है कि भाई एक बार कानून तो बन जाएगा, ये तो सब समझ रहे हैं कि आप एक संवैधानिक अधिकार तो दे ही देंगे ना, कभी ना कभी जब भी लागू होगा उसमें जो व्यवस्था की गई लागू तो होकर ही रहेगा। इस बात से सहमत हो सकता हूँ कि 50%, लेकिन जो बात आपने कही कि अपर कास्ट महिलाएं आ जाएगी, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले, आप भी इसके पक्ष में, व्यक्तिगत तौर पर चर्चा नहीं करें, लेकिन आपने बात छेड़ी इसीलिए। क्या ये आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सोशल टिंडर बॉक्स है, भानुमति का पिटारा खुलेगा इससे? भाई आप केवल क्या ओबीसी महिलाओं को दे देंगे, ओबीसी पुरुषों को नहीं देंगे, तो फिर कहां जाकर थमेगी बात? नहीं, लेकिन कोई खुल जाएगा, टिंडर खुल जाएगा, कोई बॉक्स खुल जाएगा। टिंडर नहीं, टिंडर अलग, टिंडर बड़ी अलग चीज है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई बॉक्स खुल भी जाए, पेंडोरा बॉक्स भी खुल जाए, तो इससे समाज की चिंताओं से आप नहीं बच सकते। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ कि आपका ये डर है कि अरे ये तो सब खुल जाएगा। पुरुषों को भी मिलना चाहिए ओबीसी का रिजर्वेशन आपने कर दिया ना दूसरे क्षेत्रों में, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव को छोड़ ओबीसी पुरुषों को भी मिले, ओबीसी महिलाओं को भी मिले। आज जो हो रहा है ये चिंता कि आप ये, इससे मैं सहमत नहीं कि नहीं आप राजनीति कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि एक बड़ा काम हो रहा है वो हो जाए, लेकिन ये राजनीति नहीं है। आप कल खड़गे साहब का बयान देखिए, खड़गे साहब ने कहा, उस पर बड़ा वहां पर हंगामा भी हुआ अंदर। उन्होंने कहा SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है ना, लेकिन SC/ST वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला हुआ होता क्या है, पंचायतों में मिला हुआ है कि सब ऐसे लोगों को भेजते हैं जो प्रभावी नहीं होते, ऐसी महिलाएं आती हैं जो खुलकर अपनी बात कह नहीं पाती, लोगों को दबाना चाहती है। भाई तो इस बहस का तो कोई अंत नहीं है ना सर? नहीं, लेकिन ओबीसी महिलाओं को यदि मौका मिलेगा तो मैं यही कह रहा हूँ कि फर्स्ट फेज में हो सकता है कि जो हमारे शरद यादव साहब जैसे बड़े नेता बोल रहे थे कि परकटी आएंगी, IAS की आएंगी, नेताओं की बीवी आएंगी। अभी मैं लिस्ट देख रहा था कि आज भी जो हमारे MPs हैं, माफ़ी की के साथ कह रहा हूँ, उसमें से 50% 70% जो है अपर कास्ट मतलब अपर ग्रुप्स हैं, सोसाइटी की क्रीमी लेयर से हैं। लेकिन ये धीरे धीरे बदलेगा ना। आज पंचायतों में 15 लाख महिलाएं आ गई हैं, तो क्या 15 लाख महिलाएं सारी अपर कास्ट की हैं? इसलिए इस पर चर्चा करनी चाहिए और ओबीसी को हिस्सेदारी मिले, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए सौरभ जी, मेरा व्यू बड़ा स्पष्ट है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि विजय त्रिवेदी जी इसको दूसरी तरफ क्यों ले जाना चाहते। विजय जी को इसको दूसरी तरफ ले जाना चाहिए। हम सब ये मानते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी सिविलाइज्ड होगी, सभ्य होगी, बेहतर होगी, वहाँ आरक्षण की व्यवस्था खत्म होती जाएगी। 75 वर्ष बाद अगर आज हमें महिलाओं को आरक्षण देना पड़ा है तो क्यों? आप कुछ भी कह लें, चाहे अगड़ी जाति की हो, चाहे पिछड़ी जाति की हो, चाहे अनुसूचित जाति की हो, जो महिला है वो जाति की वजह से पीड़ित नहीं है, महिला होने की वजह से उसके अधिकार नहीं मिल रहे। इस वजह से नहीं है कि आप अनुसूचित जाति के होने, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति में आप उसकी वजह से पीड़ित होते हैं। एक वर्ग है जो आपको दबाता है, आपके अधिकार नहीं देता है। मेरा ये मानना है कि आपको महिला आरक्षण देना चाहिए।
हम जब इस स्थिति में पहुंचे कि एक सिविलाइज्ड सभ्य समाज के तौर पर पुरुष और महिला बराबर हो, हमें ये ना लगे कि अरे यार वो क्यों नेतागिरी कर रही, वो क्यों लोकसभा का टिकट मांग रही, वो क्या आपको लगता है कि अगड़ी जात की घर की महिला मांगती है तो वो लोग नहीं कहते, तब भी वही टिप्पणी आती है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि एससी एसटी रिजर्वेशन जो संविधान सभा ने बहुत लंबी बहस के बाद तय किया, उसमें ओबीसी को नहीं डाला। आज जो ये महिला आरक्षण आ रहा है, इसमें भी वही भावना है कि जिनको एक कैटेगराइज किया गया है उनका अधिकार मिले, जिसको हम आधी आबादी का अधिकार करते, जाने कितने पन्ने अखबारों में रख दिए, जाने कितनी डिबेट हो गई, लेकिन उनका हक हम नहीं देना चाहते हैं। अड़ंगा लगाना बंद करना चाहिए। और अभी देखिए, अब जब सेंसस की बात आ ही गई है और अब सरकार ने कह दिया कि हम सेंसस कराएंगे, तो अब एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि ये 29 से पहले 26-29 के बीच में सेंसस तो होगा, ऐसा उस बिल को देख करके लगता है। उससे पहले सौरभ, इसमें क्या बड़ी बात है, सरकार करा रही है, ये तो लेट किया है, इसको आप सरकार का एहसान मत मानिए ना, क्योंकि अभी तो सरकार ने लेट किया है। जो बात आपने कही ना कि जो कुछ लोग 39 तक की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो ऐसा नहीं है। लेकिन लगभग कैबिनेट की बैठक में भी ये तस्वीर क्लियर कर दी गई थी कि संभावना इस बात की पूरी रहेगी कि सारे काम को इस लिहाज से किया जाए कि 2029 का लोकसभा चुनाव इसी फ्रेमवर्क के तहत हो। तो उसमें सरकार के अंदर क्लैरिटी को लेकर कि आपको कौन कौन से स्टेप कब करने हैं, उसमें कोई भ्रम नहीं है। और उसमें बाकायदा आप देखेंगे कि 24 के बाद बहुत जल्द सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी और उसके आधार पर सीटों का आरक्षण करने के साथ जो अगला लोकसभा चुनाव इसके बाद होगा वो इसके तहत ही होगा। लेकिन सौरभ, जैसा कि पहले आपने पूछा था, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार के अंदर इस बात को लेकर अब चिंताएं शुरू हो गई हैं और उसी भ्रम का निवारण किया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। क्योंकि अपोजिशन के अगर टॉप लीडर बार बार इस बात को कह रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी हो या मायावती हो, आप अक्रॉस द लाइन देखें तो अगर उसी बात को दोहराया जा रहा है तो वहाँ पर एक भ्रम, एक खतरा ज़रूर रहता है कि जनता में वो मैसेज चला जाए कि इसको तो बस ऐसे ही किया गया है, अभी हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और वहाँ पर उसका राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है अगले लोकसभा चुनाव के लिहाज से, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी आज देश के गृह मंत्री के द्वारा। और हम सभी जानते हैं कि कानून, तर्क, तथ्य, इन सबों पे बात करना हो तो बीजेपी के पास मौजूदा सिचुएशन में सबसे बेहतर और प्रभावी आवाज़ उन्हीं की रहती है। और इसलिए वो, क्योंकि उनके मंत्रालय का मसला भी है, तो उसमें उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि इस तस्वीर को साफ कर दें। बीच में आपने देखा भी कि उन्होंने इंटरवेन किया भी था एक बार। सरकार ने तो प्लान बनाया ही होगा ना, किस तरह से पास करना और उसके क्या रिपरकशंस हैं, उस पर सारा ध्यान दिया ही होगा सरकार ने। और ये जो बात है, जो आज चर्चा हो रही है, ये सरकार के उसमें दिमाग में होगी कि जनगणना की भी बात आएगी और डिलिमिटेशन की भी बात आएगी, तो उसका क्या कैलेंडर होगा, मुझे लगता है अमित शाह जी उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर देंगे कि हमारा क्या प्लान रहेगा और कैसे ये एक चीज़ विजय जी इसका जिक्र करना जरूरी है। जनगणना जो हमारी टली, उसकी दो वजहें थी। पहली वजह ये थी कि कोरोना काल था, जिसको बहुत स्पष्ट तौर पर बताया गया। उसके बाद की जो स्थिति थी उसमें एक बड़ा पेच है। वो पेच ये है कि जनगणना में आज तक कभी ओबीसी की जनगणना नहीं कराई गई। अब आपने पेच फंसाया, तो एक तरह से देखें जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर सेट हैं उसको बार बार वायलेट करने की या उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश कर रही, जिसकी वजह से वो देरी होती है। मांग तो उठेगी, तो वो तो सरकार को तय करना ना। ये नहीं, ये क्या लॉजिक हुआ कि सरकार नहीं कर रही, सरकार को ये लॉजिक, पार्टी भी नहीं है, सरकार तय कर दे कि नहीं करेंगे हम नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि को नहीं लाएंगे, लेकिन करना ही चाहिए। इसमें कोई किसी को संदेह नहीं कि जनगणना होनी चाहिए, सरकार को तस्वीर साफ करनी चाहिए। सर, उसको थोड़ा टालने के पीछे ज्यादा बड़ी वजह ये थी कि जो कास्ट सेंसस को लेकर आवाज उठाने की कोशिश की जाती है, वो हवा फिर इसके साथ ना जुड़ जाए और वो आप समझ सकते हैं कि वो एक मुसीबत वाली समस्या हो। तो कम से कम अगले चुनाव से जस्ट पहले वो चीजें ना हो, उसको आप पहले टाल लें, उसके बाद फिर वो नौबत इस चुनाव तक शायद टल गई है। बिल्कुल, जब भी वो सेंसस होगा वो मांग तो उठेगी। उसमें जैसे सौरभ, अगर तुरंत अगर करना हो तो आप समझ सकते हैं ना कि अभी अगर वो मांग बहुत ज़्यादा मुखर आवाज़ में हो जाए तो वहाँ पर पॉलिटिकली दिक्कत हो सकती है। तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि ऐसे बॉक्स को ऐसे समय पर खोलना जब आपको आम चुनाव में जाना हो। चुनाव जीत कर जब आप आते हैं तो आपके पास एक लंबा समय रहता है, उसमें अगर कोई अगेंस्ट चीज़ें भी प्रचारित की जाती हैं तो उसको काउंटर करने का ज़्यादा समय रहता है। और मुझे लगता है कि सरकार के अंदर ये सोच ज़्यादा रही थी इस मुद्दे को टालने के पीछे। लेकिन अगर इतनी सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं और ये भी अगर कहीं कोई सवाल है कि भाई कोई गलत संदेश नहीं चला जाना चाहिए, कहीं भ्रम नहीं हो जाना चाहिए, तो क्या बेहतर ही नहीं होता कि सरकार इस बिल को इतने गोपनीय तरीके से ना ला करके, ऐसा विशेष सत्र का आयोजन ना करके रूटीन में इसको ले आती, प्रचारित करके ले आती?
उसमें सौरभ एक बड़ी समस्या ये थी कि अगर पार्टी के अंदर भी जो प्रेशर ग्रुप काम करते हैं वो इस आइडियाज़ को किसी भी दल की अगर बात कर लें, इंक्लूडिंग बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, जो राष्ट्रीय दल जो कि शुरू से जिनके बारे में माना गया है कि वो इसके पक्ष में रहे हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेशर ग्रुप काम करता ही रहा है और वहाँ पर उस बाधा को पार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया होगा। बहुत ही आसान है कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह लें तो बीजेपी में क्या नहीं हो सकता। ये सच बात है कि अगर वो चाह लें तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन बीजेपी का जो पूरा का पूरा ढांचा है, उस ढांचे को अगर आप देखें तो उसमें आपको ये बात समझ में आएगी कि वो एक ख़ास तरीके से काम करता है और उसमें सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि बाहर से दिखता है। ख़ास तौर पर तब जब आपको चुनाव में जाना हो, मान लीजिए कि और कुछ ना हो, आपका संगठन ही निष्क्रिय हो जाए, आपके संगठन के बहुत सारे नेता निष्क्रिय हो जाए इस बात को लेकर, तो वो समस्या आ सकती है। तो उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा लॉजिकल, ज़्यादा विवेकशील चीज़ बनाने की कोशिश की गई है ताकि अचानक से एक जर्सन जैसा ना लगे, ऐसा ना लगे कि आपको एक झटका सा लग गया और उसका रिएक्शन और जो काउंटर प्रोडक्टिव के तौर पर सामने आए उसको दूर करने की कोशिश थी कि एक लॉजिकल प्रक्रिया के तहत आप उसको लेकर जाना चाह रहे हैं और उसी का नतीजा था सौरभ। और इसको आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि अभी किसी भी सांसद से बात कर लें आप, वो इसकी आलोचना करता नज़र नहीं आएगा, लेकिन पहले के समय में हर पक्ष के सांसद ऐसे थे जो कि इस बात को लेकर खासा रिएक्शन दिखाते थे। वो एक बड़ा फर्क है कि उन सांसदों को ये लग रहा है कि उन्हें तात्कालिक नुकसान कुछ नहीं है। ऐसे प्रेशर ग्रुप न्यूट्रलाइज हो गए हो सर, लेकिन जोड़ दूं केवल ओबीसी को लेकर कि मुझे इस आशंका को रिजेक्ट नहीं कर सकता कि हो सकता है यदि आप ओबीसी को नहीं ला रहे, जो नहीं ला रहे हैं इसमें, और सेंसस कास्ट सेंसस की भी बात नहीं कर रहे, तो अपोजिशन पार्टी आपको फिर से अपर कास्ट पार्टी के तौर पे ब्रांड करें इस इलेक्शन में। ये आशंका से आप ख्याल रखिएगा। नहीं, इसमें बस एक चीज़ जोड़ दूं जो बहुत ज़रूरी है बताना। 303 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में 69% ओबीसी, एससी और एसटी हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी पर आप पिछड़ा विरोधी पार्टी होने का आरोप क्यों नहीं चिपका पाते। पहले की स्थिति अलग थी क्योंकि पहले नेता दिखते थे, अब नरेंद्र मोदी पिछड़े नेता हैं, ये कोई इसको साबित करने के लिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनकी पार्टी के नेता। और आपको याद होगा जब अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पहली बार हुआ था कि कोई पार्टी अपने ओबीसी मंत्रियों का सम्मेलन कर रही, ये पहली बार हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कोई भी एक कोशिश होगी और अचानक कहा जाएगा कि आप पिछड़ा विरोधी हैं तो चिपक सकता है, इसीलिए वो ज्यादा सतर्क चलते हैं, इसीलिए ज्यादा तैयारी के साथ चलते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि बहुत अच्छी बात तो नहीं है, बहुत अच्छी परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन जिस ओर देवेंद्र ने इशारा किया कि ओबीसी पुरुषों के अंदर, उसी समाज के पुरुषों के अंदर बहुत बड़ा वर्ग रिलीव्ड भी होगा ना, कि भाई तुरंत तो नहीं आने जा रहा। नहीं, निश्चित तो जी हाँ हर्षवर्धन जी, निश्चित तौर पर, और ये कई बार देखने को मिलता है। मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ, देखिए एक बात होती है कि हम लोग आपस में सार्वजनिक मंचों के लिए चर्चा करते हैं, वो जैसे हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। तो ये जो ओबीसी नेता हैं जो बार बार ये कहते रहे, और ये कहने में मुझे जरा सी भी झिझक नहीं है कि मुलायम सिंह यादव नहीं चाहते थे कि डिंपल यादव संसद में पहुंचे, ये कई बार दिखा। और शायद यही वजह है कि एक समय में उनकी पार्टी उनको आगे बढ़ाती है, लेकिन उसके बाद फिर वो उस भूमिका में नहीं रखती जिस भूमिका में वैसी नेत्री को होना चाहिए। अब वो क्या वजह रहेंगी ये पार्टी के लोग बता सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ कि ये प्रेशर ग्रुप काम करता ही है, और जैसा कि पहले मैंने बताया था कि ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी में काम करता है और वहाँ पर उसको लेकर कोई रिएक्शन सा ना आ जाए, क्योंकि आपको इन्हीं सांसदों के मार्फत पहले तो इस बिल को पास कराना है, उसके बाद अगले चुनाव में भी जाना है। ठीक है कि उनमें से कुछ सांसदों के टिकट कटेंगे, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि कोई ऐसा डिसीजन लेके आ जाएं जो कि एकदम से लगे कि अचानक से ऊपर थोप दिया गया। और इसका नतीजा पहले देखा जा चुका है कि बिल फाड़ने तक की स्थिति हुई, कॉलर तक पकड़ा गया। उन सारी विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए आप कह सकते हैं कि एक ज़्यादा लॉजिकल स्टेप उठाया गया है मौजूदा सरकार द्वारा, ताकि ये अपने अंजाम तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि सिर्फ शोशेबाजी बनकर रह जाए और किसी विकृत तस्वीर के साथ एक बार फिर से उसी तरह से डस्टबिन में चला जाए जैसा कि पहले गया था। जी विजय जी, ओबीसी की चिंता में मेरे को एक लाइन याद आ रही है कि जाके पैर ना फटे बेवाई, वो का जाने पीर पर। आप और हम उस तकलीफ को समझ ही नहीं सकते कि क्या है। मैं यहाँ पर बाला साहब देवरस का जिक्र करता हूँ। 74 में बसंत व्याख्यान माला में उन्होंने कहा कि छुआछूत अगर पाप नहीं है तो फिर दुनिया में कोई पाप नहीं है। और उनके बाद जब बैठक हुई संघ की तो उसमें बहुत सारे पदाधिकारियों ने कहा कि सर आप जानते नहीं कि कितने लोग कैसे गालियाँ देते हैं पिछड़े जो लोग हैं अपर कास्ट को। तो बोले वो 200 साल भी गाली दें तो मुझे मंजूर है, क्योंकि हमने जितना उनके साथ अत्याचार किया है, जितना पीड़ा उन्हें दी है, उसका निकलना ज़रूरी है। और आज अभी मोहन भागवत साहब जो मौजूदा सरसंघचालक है, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया कि 2000 साल का जो जुल्म है उसको हम जब तक ख़त्म ना हो जाए 200 साल तो चला सकते हैं। इसलिए ये
केवल पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सोशल इशू है। आपको सोशल इशू के तौर पर देखना। मैं ये नहीं कह रहा, फिर बार बार कह रहा हूँ कि भाई बिल पास कर दे, क्योंकि एक वो बड़ा मसला है जिससे हिंदुस्तान की आधी आबादी को एक बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन इसको आप खारिज नहीं कर इतना सकते। तो आप मानते हैं ना। चलिए आपकी बात को मानते हुए कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले, ओबीसी समाज को आरक्षण मिले, महिलाओं को छोड़ी ओबीसी समाज को समाज की मिले, बात है, वो महिलाओं की उसके लिए बात फिर अभी एक से हो रही नई है। आपको बड़ी चर्चा करनी हाँ, पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो नहीं कि तुरंत आप उसको कर मैं देंगे। उसके लिए कह ही रहा हूँ ना कि ये बिल को पास करवाया जाए कि भाई एक बार इससे बड़ा मौका मिल जाएगा महिलाओं को, उसमें ओबीसी को भी मिलेगा, सबको मिलेगा मौका। लेकिन फिर भी ओबीसी की मांग को खारिज करना, मैं सोशल रिफॉर्म के एक बड़े स्टेप को लेने से इनकार करना जैसा मानता हूँ। चलिए ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।